औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि कराची सिंध बोर्ड की किताब को मैथमेटिक्स की चेंज किया गया है और न्यू बुक मैथमेटिक्स की आपकी आ गई है। तो आज मैं आपके सामने आपकी न्यू बुक का एक पहला लेक्चर, जिसमें हम इसका यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके एक टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यानी ये न्यू मैथ्स की बुक आपकी लॉन्च हो गई है और अब तमाम स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो करना है। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है आप लोगों का कि आपको हार्ड वर्क कर कर इसको कोप करना होगा, इस चैलेंज को। और मैं इस कॉज में आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सफ़र जो न्यू बुक के साथ आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपके शाना बशाना चलता रहूँ और आपको सपोर्ट करता रहूँ, और ये जितना मुमकिन हो इसको आसान करके आपके सामने पेश करूँ। याद रहे बेटे, मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो जो काम सीखते जाएं उनको लाजमी रिपीट करते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ मुमकिन है कि आप इस न्यू बुक के साथ भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैंने इस यूनिट नंबर 2 उठाया है और याद रहे कि इसमें 12 यूनिट्स हैं और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पूरे जो नई किताब आई है उसकी एक समरी कर दूंगा। आज मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का एक टॉपिक लिया है और ये मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ फ्रॉम द न्यू बुक। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताएं, उनकी डेफिनेशन आपको बताएं, उनकी एग्जांपल्स आपको बताएं, ताकि अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाए या डेफिनेशन वैसे एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको कर पाएं। तो आइए अपने इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, ये पहली डेफिनेशन तो बहुत आसान सी है, जो आप मैट्रिक 9 से देखते हुए आ रहे हैं, हमारी ओल्ड बुक में भी थी। डेफिनेशन है कि रॉ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रॉ हो, कॉलम उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर रॉ कितनी हो, एक ही हो। जैसा कि आपको पता है कि रॉ होती है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ये लिखी हुई है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। कॉलम उसमें कितने भी हों मगर उसमें रॉ एक ही होनी चाहिए। तो अब जब हम इसका ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें रॉ की तादाद एक है, कॉलम n से शो किए जा रहे हैं, कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा रॉ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है 1 2 3 रॉ में लिखा हुआ है, कॉलम 3 है यहाँ पर लेकिन रॉ एक ही है। ऐसी ये मैट्रिक्स ए और बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप बस इस बात को समझ जाएं कि रॉ मैट्रिक्स की पहचान ये है कि उसमें एक ही रॉ होगी, कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल रॉ आ जाए तो आप उसको रॉ मैट्रिक्स ही कह सकते हैं। कॉलम की तादाद कितनी भी हो पर रॉ एक ही होनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगली डेफिनेशन जो न्यू बुक में भी मेंशन है, इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो जैसे कि पहले आपने रॉ मैट्रिक्स सीखा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ हो वो कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। तो ऐसे ही एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर रॉस की तादाद कुछ भी हो सकती है और कॉलम कितने होंगे, एक ही होगा। तो आई रिपीट माई वर्ड, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल्स आपके साथ आ रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी एक ही कॉलम है, रॉस कितनी भी हों, इसमें भी एक ही कॉलम है, रॉस 2 हैं। ऑर्डर चेंज हो गया है।
और ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन तमाम मैट्रिसेस में जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब में कॉलम एक ही है और रॉज एक से ज़्यादा हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा अगला नाम आपके सामने आ रहा है जहां लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। की डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को बयान करना है कि क्या होता है। तो मैट्रिक्स में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस और कॉलम की तादाद बराबर हो, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए को, इसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2 by 2। और ऐसे ही बी को देखें, 3 रॉज हैं 3 कॉलम हैं, तो ये भी कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एमसीक्यूज में एग्जाम में आ सकता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम की तादाद इक्वल हों, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये आगे भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है इस चैप्टर में। जब भी नाम लिया जाएगा आगे जाकर स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आपने समझना है कि इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर है। एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर भी रॉज और कॉलम की तादाद क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अब आप समझ गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान कि इसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। यह नाम लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रीवियसली पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल थी। रेक्टेंगुलर में यहीं पर चेंज है कि रॉज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर रखे, एम उसकी रॉज हो एन कॉलम हो, तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है अगर एम और एन इक्वल ना हो। तो बात आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि इसमें ए मैट्रिक्स में देखें कि इसमें रॉज हैं 2, कॉलम है 3। बी मैट्रिक्स में देखें तो 2 रॉज, यहाँ 3 रॉज हैं 2 कॉलम हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इन तमाम के अंदर रॉज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए सब कहलाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा यहाँ पर अगला नाम आ गया है जिसको हम कह रहे हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। तो नाम से ही नजर आ रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं, वो कहलाता है जीरो या नल मैट्रिक्स। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। और यहाँ पर इसको जब सिंबलाइज करेंगे उसमें हम जीरो के नीचे इसका ऑर्डर लिख देंगे। मतलब ये कि 2 by 2 का भी हो सकता है। इस तरीके से देखें आपके यहाँ पर 2 रॉज हैं 3 कॉलम हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है 3 रॉज हैं। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम मेंबर्स क्या हो जाएं जीरो, वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनके तमाम मेंबर्स क्या हैं जीरो, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना लाजमी नहीं है, बस सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए जीरो, तो वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आई बेटा नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन सामने आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि ओल्ड बुक में भी था यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, और 9 में भी आप देख कर आए होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और ये बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन ये आ रही है कि आप डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए,
और बाकी जितने भी हैं वो तमाम ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि जो नॉन डायगनल के एलिमेंट्स हैं जो डायगनल में नहीं हैं वो तमाम क्या होने चाहिए, ज़ीरो। और जो डायगनल में एलिमेंट आ रहे हैं तीन जैसे होंगे या दो होंगे तो उसमें से एक लाजमी नॉन ज़ीरो हो। तो आइए इसकी एग्जांपल्स देखकर इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप यहाँ देखें, मैट्रिक्स ए की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगनल क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यह है लीडिंग डायगनल, यह हमारा मेन डायगनल। जब भी मैट्रिक्स में मेन डायगनल की बात आए, लीडिंग डायगनल की बात आए, तो इस तरीके से जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये कहलाता है लीडिंग डायगनल। तो आप इसमें देखें कि इसके तीनों मेंबर्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसकी बात डायगनल मैट्रिक्स में हो रही है कि इनको छोड़कर जो बाकी मेंबर्स हैं ये कहलाएंगे नॉन डायगनल वाले एलिमेंट्स। तो ये ज़ीरो होने चाहिए। और जो डायगनल में आ रहे हैं इनमें से कोई एक लाजमी क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। यहाँ तो तीनों ही ऐसे आ रहे हैं कि नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर अब अगली एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बाकी जो मेंबर जो सब ज़ीरो हैं, मगर डायगनल वाले एलिमेंट जो हैं उनमें से दो मेंबर नॉन ज़ीरो हैं, एक मेंबर ज़ीरो हो गया, तब भी ये कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। ऐसे नीचे अगर आप देखें तो इस वाले में डायगनल को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं। और डायगनल वाला जो ये मैट्रिक्स आपका डायगनल का पोर्शन है या एलिमेंट्स हैं, इनमें एक सिक्स है बाकी दो ज़ीरो हैं। तो ये भी कंडीशन को जस्टिफाई करता है डायगनल मैट्रिक्स की कि बस एक नॉन ज़ीरो मेंबर होना चाहिए डायगनल में, और बाकी नॉन डायगनल में तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। तो आई होप इन तीनों एग्जाम्पल से आपको डायगनल भी समझ में आ गया होगा और डायगनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल यहाँ भी देख सकते हैं कि ये कहलाता है लीडिंग डायगनल। तो इसको छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसके भी दो मेंबर ज़ीरो हो सकते हैं, तीनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक मेंबर लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। ऐसी एग्जाम्पल आप देखिए कि इसमें डायगनल में 1 2 3 आ रहा है, बाकी सारे जीरो हैं। तो ये अब आई थिंक आपको डायगनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। आखिर बार फिर दोहरा दूं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के जो एलिमेंट हैं उनके अलावा जो नॉन डायगनल एलिमेंट हैं वो लाजमी ज़ीरो होने चाहिए, और डायगनल में से तीन में से एक मेंबर नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए। तो मैट्रिक्स कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला नाम यहाँ देख रहे हैं आप, स्केलर मैट्रिक्स नाम आ रहा है। स्केलर मैट्रिक्स याद रहे बेटा, इफ़ यू वांट टू स्कोर बिग इन मैथमेटिक्स देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके तमाम जितनी भी टर्म्स हैं ये क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स का लिंक है डायगनल मैट्रिक्स से। यानी कि आपने डायगनल मैट्रिक्स देखा था कि उसके अंदर तमाम नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या आ रहे थे, ज़ीरो आ रहे थे। तो स्केलर में भी ऐसे ही होता है कि तमाम नॉन डायगनल एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स ही होता है, बस उसमें एक इजाफा हो जाता है कि डायगनल के जो तीन एलिमेंट आ रहे थे वो अब स्केलर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर इस बात को ऐड कर लें कि स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स ही है, बस जो डायगनल में एलिमेंट आ रहे हैं वो पहले अलग अलग थे डायगनल के अंदर, लेकिन अब स्केलर में वो तीनों क्या हो जाएंगे, सेम। एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ आप देखिए जो डायगनल में एलिमेंट आ रहे हैं तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तीनों में ए आ रहा है, और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट सारे क्या हो रहे हैं, जीरो। सेम गोज हेयर कि इसमें भी डायगनल के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, नॉन जीरो, यानी नॉन डायगनल के एलिमेंट सारे जीरो हैं। और ऐसी एग्जाम्पल्स भी आप देखें तो इन तमाम के अंदर आप देख सकते हैं कि डायगनल के एलिमेंट सेम हैं, सेम हैं, सारे सेम हैं। तो दे ऑल आर स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स डायगनल ही है। बस एक बात को ऐड कर कि जो डायगनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम।
तो नेक्स्ट नाम आपको यहाँ नजर आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा आपने पीछे स्केलर मैट्रिक्स देखा था कि उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो थे और डायगोनल में आपके पास एलिमेंट सेम आ रहे थे। अब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट क्या हो जाएं, वन हो जाएं, वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई रिपीट माय वर्ड कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, बस उसमें जो एलिमेंट डायगोनल में आते हैं तीनों जगह क्या आ रहा होता है, वन आ रहा होता है। यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है कि अगर इसकी मैग्नीट्यूड यानी डिटरमिनेंट निकाला जाए तो रिजल्ट उसका क्या आता है, वन आता है। तो यूनिट मैट्रिक्स 3 रोज और 3 कॉलम का भी हो सकता है। तो इस तरीके से होगा कि डायगोनल में सब जगह क्या होगा, वन, बाकी सब क्या होंगे, जीरो। और 2 का भी हो सकता है, 2 रोज 2 कॉलम का, डायगोनल में वन आ रहा होगा, बाकी सब क्या होंगे, जीरो। तो यूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है और 2x2 का भी हो सकता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट डायगोनल के वन हो जाएं तो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा पुरानी किताब की बात करें तो यहाँ तक की डेफिनेशन जो ऊपर आपने देखी हैं वो तो उसमें थी, लेकिन अब यहाँ से जो डेफिनेशन आप देखने जा रहे हैं ये तमाम अब उन्होंने न्यू बुक में इंक्लूड करी हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगला नाम आपके सामने आ गया है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। नाम से लग रहा है कि ट्राइंगल की बात हो रही होगी। तो आखिर ये मैट्रिक्स कैसा है, जब तक इसकी कोई एग्जाम्पल सामने नहीं आएगी बात क्लियर नहीं होगी। डेफिनेशन नज़र आ रही है कि एक बात तो डन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या होंगी, बराबर होंगी। और अब यहाँ जो बात की जा रही है वो मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको ब्रीफ करता हूँ। देखिए ऊपर डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आप ये जो मैट्रिक्स नीचे लिखा हुआ है पहले तो अपना डायगोनल क्लियर करें कि 5 6 3 आपका मेन डायगोनल है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको, इसको फिर देखें आप। ये हो गया आपका मेन डायगोनल 5 6 3। इसकी बात क्वेश्चन में की जा रही है कि जो मेन डायगोनल है अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो जो इसके ऊपर मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, नॉन जीरो। क्या होंगे, नॉन जीरो। और जो नीचे आ रहे हैं तीन, ये तीनों क्या होने चाहिए, जीरो। जब भी ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर से मुराद कि जो मेन डायगोनल के ऊपर वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं और जो बिलो वैल्यूज हैं वो सारी क्या हैं, जीरो। इसको आप यूं ले लें, ये देखिए मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ बनाकर आपको। तो ये अपर में क्या आ रही है, नॉन जीरो वैल्यूज आ रही हैं और लोअर में तीनों क्या आ रहे हैं, जीरो। तो ये एग्जाम्पल आपको ये शो कर रही है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहचान कि मेन डायगोनल के ऊपर जो 3 मेंबर आएंगे वो नॉन जीरो होंगे, तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट आएंगे तीनों वो जीरो होंगे। यहाँ भी एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका मेन डायगोनल, तो इसके ऊपर जो मेंबर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, नॉन जीरो, और नीचे वाले सारे क्या हैं, जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स, एक और एग्जाम्पल है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर यानी कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर में एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, नॉन जीरो हों, लेकिन नीचे वाले सारे क्या आ रहे हैं, जीरो। इसमें आप देखें एक ये एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो रही होगी कि उन जो 3 नॉन जीरो एलिमेंट हो तीनों का नॉन जीरो होना लाजमी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखें 1 और 2 ये जीरो भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा, अपर एंगुलर कहलाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो नीचे वाले बिलो में आ रहे हैं वो सारे क्या आने चाहिए, जीरो। तो अब स्ट्रिक्ट कर लें इस बात को कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब उसके मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो और बाकी ऊपर उससे जो है आपको नॉन जीरो एलिमेंट नजर आ रहे हों तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और क्योंकि यहाँ पर आप देखें इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं तो इसका ऑर्डर 3 कहलाएगा। तो आई होप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो न्यू बुक के अंदर ये अगली टर्म आपको देखनी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे प्रीवियसली आपने पेज पे देखा अपर ट्रायंगुलर, तो उसमें क्या हो रहा था, लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो मेंबर आ रहे थे वो नॉन जीरो थे, इसलिए उसका नाम हो गया अपर ट्रायंगुलर।
अब ये इसका उलट हो जाएगा कि लीडिंग डायगोनल के नीचे जो मेंबर होंगे वो नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले मेंबर सारे क्या होंगे, जीरो। तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर मेंबर आएंगे तमाम क्या होंगे, जीरो। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ही इसका उलट हो गया है। जो पीछे हमने देखा कि वहां पर जो नीचे जीरो आ रहे थे, अब यहाँ लीडिंग डायगोनल के ऊपर जीरो आ रहे हैं, नीचे मेंबर क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो। तो इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लें कि ये आपका डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल, और इसके नीचे जो मेंबर्स आ रहे हैं सारे, अब की बार वो क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो। तो इसलिए ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके ऊपर जो मेंबर आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ भी ये सिचुएशन है कि ऊपर के मेंबर लीडिंग डायगोनल के ऊपर सारे क्या आ रहे हैं, जीरो, नीचे वाले क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो। ऐसे ही यहाँ देखिए ऊपर के मेंबर जीरो आ रहे हैं, नीचे वाले नॉन जीरो। तो अब आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई होगी कि अगर डायगोनल के नीचे नॉन जीरो मेंबर निकल आए और ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएं तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक आखिरी बात कि अगर एग्जाम में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ आ जाए तो भी ये करेक्ट होगा कि अपर या लोअर दोनों को सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो आई बेटा ये नेक्स्ट टर्म आपके सामने आ रही है, इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी न्यू बुक के अंदर ये टॉपिक डाला गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो आपने परेशान नहीं होना है, आप इस बात को समझें। इसका ताल्लुक ट्रांसपोज से है। आई होप आपको ट्रांसपोज याद आ गया होगा कि हम रॉस को कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आइए सुनिए कि ये एक खास किस्म का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर होगी, जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर चेंज नहीं होगा, ये एक्चुअल मैट्रिक्स दोबारा वापस आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेकर भी उसमें कोई चेंज नजर ना आए, हम रॉस कॉलम को चेंज भी कर दें तब भी वो लगे कि वो एक्चुअल मैट्रिक्स ही है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसका ट्रांसपोज लें या ना लें उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है 1 3 3 2। अब हम इसकी रॉ को क्या बना दें, कॉलम, यानी हम क्या लें, इसका ट्रांसपोज लें। तो 1 3 रॉ में था, कॉलम में लिख दिया, 3 2 रॉ में था, कॉलम में लिख दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जैसे एक्चुअल मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, यानी ए ट्रांसपोज दोबारा पूरा ए के ही इक्वल नजर आ रहा है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स ए कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर ए डी सी रॉ में लिखा हुआ है, हमने कॉलम में लिख दिया ट्रांसपोज लेते वक्त, डी बी एफ को कॉलम में लिखा, सी एफ ई को कॉलम में लिखा, लेकिन हमें अब भी ऐसी लग रहा है कि ये शायद मैट्रिक्स ए ही लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें चेंज ना आए वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ इसकी एग्जाम्पल और है कि इसमें आप देखें 1 2 6 को आप कॉलम बना दें, 2 8 4 को आप कॉलम में लिख दें, या 6 4 5 को कॉलम में लिख दें, आप कुछ भी कर दें इसके साथ रॉ कॉलम को एक्सचेंज, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सवाल दोबारा वापस आ गया है। तो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जिसमें ट्रांसपोज करने के बाद भी एक्चुअल मैट्रिक्स ही नजर आ रहा होता है। तो इस बात को ये हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक के बाद एक नई टर्म आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये कुछ सिमेट्रिक की तरह ही है जैसे वहां पर ट्रांसपोज की बात की जा रही थी। तो इसमें भी हम ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन जवाब में एक्चुअल मैट्रिक्स वापस नहीं आएगा बल्कि उसका नेगेटिव वापस आएगा। यानी सिमेट्रिक में क्या हो रहा था कि ए ट्रांसपोज पूरा ए के बराबर आया था, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आएगा, तो वो मैट्रिक्स ए कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी माइनस साइन अब यहाँ लगाएं या ट्रांसपोज से पहले लगाएं, एक ही बात है। यानी कि इसमें ट्रांसपोज पूरा उस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि आपको तमाम एलिमेंट की साइन चेंज करनी होगी, तब जाके वो सवाल अपने ट्रांसपोज के इक्वल बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल है, हमने ए मैट्रिक्स लिया
और ये स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए कहा जा रहा है कि जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो पहले तो ये कॉलम बन गए, रॉ क्या बन गए, कॉलम, रॉ क्या बन गया, कॉलम, -130 रॉ में था, किसमें, कॉलम में। लेकिन अभी अगर आप देखें तो एक्चुअल मैट्रिक्स वापस नहीं आ रहा, साइन यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तो हमने क्या काम करा, इसको माइनस, या तो आप समझें सब में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, या आप ये कह लें कि हमने -1 से मल्टीप्लाई कराया तो बाहर डिवाइड भी कराएंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है कि आप जो काम अंदर करेंगे वो बाहर भी करना होगा। तो हमने एक माइनस साइन बाहर लगाई और एक माइनस साइन कहाँ ले गए, सबकी डिवाइड में, तो सबकी साइन अंदर की क्या हो गई है, चेंज। और यूं आप देख सकते हैं कि एक्चुअल मैट्रिक्स ए दोबारा आगे आ गया है। यानी आप बात को समझें कि हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जब ट्रांसपोज लिया गया तो वो ए के इक्वल नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने उस ट्रांसपोज की साइन चेंज करी तो अब ये जो आगे आ रहा है पूरा मैट्रिक्स ए आ रहा है। यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल तो नहीं आया, लेकिन -a के इक्वल आ गया है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल यहाँ भी देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो इसके इक्वल नहीं हुआ, फिर हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड पर, तो वो माइनस साइन मैट्रिक्स के अंदर चली गई और उसने सबकी साइन कर दी चेंज, तो ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया। तो ये मैट्रिक्स ए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आपकी जो मैथ्स की न्यू बुक चेंज हुई है उसमें ये एक नई टर्म सामने आई है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, जो कि नाम यहाँ लिखा हुआ है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा ऐसे से आपको। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एमसीक्यू में एग्जाम में आ सकता है। और ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर होगी। और वो आइडम्पोटेंट कब बनेगा, जब हम उस मैट्रिक्स को उसी से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और जवाब में वो मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए। यानी कि हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेंगे और रिटर्न में वो मैट्रिक्स दोबारा सवाल जनरेट कर दे, यानी स्क्वायर लेने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। स्क्वायर कैसे लेते हैं, उस मैट्रिक्स को उससे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन भी आपको जहन में रखना होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एक मैट्रिक्स ए लिया और अब इस मैट्रिक्स को हम इससे ही मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी ए स्क्वायर बनाते हैं और चेक करते हैं कि आखिर में ए वापस आ रहा है। तो अगर ए स्क्वायर लेने पर ए ही वापस आ गया तो ए मैट्रिक्स कहलाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइए अब ये दोनों ए की वैल्यूज को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई आपको पता है कि रॉ को लेते हैं कॉलम से कराते हैं, ये हम ओल्ड बुक में सीख चुके हैं। जब मल्टीप्लाई कराए तो मैंने ये स्टेप्स कर दिए यहाँ पर। पहली रो को लिया, पहले कॉलम से करा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से यहाँ लिखते जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन आप देखिएगा। तो रिटर्न में आप देखें जब प्लस माइनस होने के बाद आंसर आया है तो आप देखें पूरा मैट्रिक्स ए दोबारा वापस आ गया है, यानी ए स्क्वायर लेने पर मैट्रिक्स ए पूरा वापस आ गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और ऐसी एग्जाम्पल मैंने और दे दी है यहाँ पर कि ये भी आप घर बैठ के खुद सॉल्व करें कि इस मैट्रिक्स को इससे ही मल्टीप्लाई कराएं और जवाब चेक करेंगे तो आंसर दोबारा ये मैट्रिक्स ही वापस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने पर वो मैट्रिक्स खुद ही वापस आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पावर 2 पर ही ये आइडम्पोटेंट बनेगा, पावर 2 से बढ़ा नहीं सकते। बस स्क्वायर लेने पर अगर वो सवाल वापस आ जाए तो वो सवाल कहलाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो बेटा न्यू बुक के अंदर एक और नई टर्म का आपको सामना होगा जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है तो जब तक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप वो एमसीक्यू सही नहीं कर पाएंगे। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स, यानी पहले आया था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब नाम आ रहा है निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल नल से ही निकला है, जीरो से निकला है, तो कनेक्शन तो जीरो का बनेगा इसमें। आए देखते हैं कैसे।
यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम उसकी कोई पावर निकालें। यानी पी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो लाजमी नहीं कि स्क्वायर हो, ये क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसकी पावर निकालेंगे तो रिजल्टेंट में बनेगा नल मैट्रिक्स। अब वो जो पावर जिस पर निकाली गई वो कहलाएगी उसकी डिग्री या उसका इंडेक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स का। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, या तो स्क्वायर बनाएंगे या उसका क्यूब बनाएंगे, और किसी एक पॉइंट पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 0 पूरा बन जाएगा नल मैट्रिक्स। तो इसलिए वो मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि निलपोटेंट है या नहीं, और अगर है तो किस डिग्री का है, किस इंडेक्स का है। तो हमने पहले इसका स्क्वायर बनाना है। हम स्क्वायर बनाते हैं तो हमने इसको इससे ही मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन आप देख लीजिएगा, और रिटर्न में इत्तेफाक से इसको खाली स्क्वायर लेने पर ही ये क्या आ गया, 0 आ गया। स्क्वायर लेने पर ही ये 0 आ गया। और अगर ये स्क्वायर लेने पर 0 नहीं आता तो हम क्या करते कि इसका क्यूब लेते। यानी कि अगर 2 पावर लेने पर ये 0 नहीं बनता तो हम क्यूब चेक करते, और फिर अगर उस पर भी नहीं होगा तो हम फिर पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही कराते। और अगर ये निलपोटेंट प्रूव करने के एग्जाम में आ रहा है तो लाजमी एक पॉइंट पर आकर सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा जो आपस में मल्टीप्लाई होता रहे, लेकिन लाजमी नहीं कि वो स्क्वायर पे आके 0 हो जाए, वो क्यूब भी 0 हो सकता है। एग्जाम में सवाल ऐसा था कि भाई कोई मैट्रिक्स आपको दे दें, बोले इसको निलपोटेंट प्रूफ करें किसी इंडेक्स का, तो उसमें आप पावर लेते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसे यहाँ आप देखें, जैसे एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ n, तो स्क्वायर जब लिया तो ये 0 0 नहीं हुआ, क्यूब लिया तो अब 0 0 नहीं हुआ, और जब पावर 4 ली तो ये सारा क्या होगा, 0। तो इसकी डिग्री कहलाएगी या इसका इंडेक्स कहलाएगा 4। यानी जिस पावर पे वो 0 हो जाएगा वो उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो आई होप निलपोटेंट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल इसकी और है कि यहाँ ये से ट्राई कर लीजिएगा कि इसका क्यूब लेंगे तो नल मैट्रिक्स बनेगा। तो आप चेक कीजिएगा, पहले इसका ए स्क्वायर निकलेगा, वो 0 0 नहीं आ रहा होगा, फिर उसको ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कराइएगा तो ए क्यूब बनेगा, तो सब जगह क्या आ जाएगा, 0। तो जिस डिग्री पे वो 0 हो जाए वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो बेटा नेक्स्ट हम जो न्यू बुक में आपको देखनी है वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नाम से लग रहा है कि इसका रिलेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ये बड़ा आसान सा है, इसमें परेशान ना हो आप। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स उससे बोलेंगे कि जिस मैट्रिक्स को हम उससे ही मल्टीप्लाई कराएं और रिजल्ट में आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर ही लेना होगा। उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेंगे और रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, आप इसको कीजिएगा इससे ही मल्टीप्लाई, और आप जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आखिर में आपका आंसर सब में क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और वो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर लेने पर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए वो मैट्रिक्स कहलाएगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल यहाँ पर और दी हुई है, इसको आप घर पे चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो रिटर्न में जवाब लाजमी क्या आना चाहिए, डायगनल में 1 1 आने चाहिए, बाकी सारे नॉन डायगनल 0 होना चाहिए, तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आखिरी बार फिर देख लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ स्क्वायर लेंगे यानी उसको उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और वो जनरेट कर दे यूनिट मैट्रिक्स, तो वो कहलाएगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल एक और है कि ए को लिया गया, ए स्क्वायर बनाया गया तो एंड में 2/2 का ही बन गया है यूनिट मैट्रिक्स, तो ये भी कहलाएगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। जो एक्चुअल मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो बेटा आज के लेक्चर की लास्ट टर्म आ रही है आपके सामने, लास्ट डेफिनेशन आ रही है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो याद रहे पीरियोडिक का मतलब होता है अपने आप को दोहराना, रिपीट करना।
तो इसका लिंक बिल्कुल इसी बात से ही है कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर देखेंगे कि जब उसकी पावर्स बढ़ाते जाएंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर वो मैट्रिक्स दोबारा अपनी असली शेप में वापस आ जाएगा। यानी कि जो पावर है कभी स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक पॉइंट पर आकर सवाल अपनी असली शेप में वापस आ जाएगा, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। और जिस पावर पे वो आएगा वो उसका इंडेक्स या ऑर्डर बन जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है a की पावर k+1 ली गई और जवाब दोबारा a ही आ गया, जबकि k यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो आपने आइडम पोटेंट जो ऊपर पढ़ा था वो a स्क्वायर ही a के बराबर आया था। तो ये समझ लें कि ये बड़ी पावर के लिए बन जाएगा पीरियोडिक, कि आइडम पोटेंट सिर्फ a स्क्वायर के लिए था, ये a क्यूब भी हो सकता है, a फोर। नहीं, अभी हमें नहीं पता कि इसकी कौन सी पावर निकालने पर ये एक्चुअल मैट्रिक्स वापस आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जो किसी बड़ी पावर पर खुद वापस आ जाए वो कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। जैसे कि एक सवाल आया है, ये एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें इसका यहाँ पर पीरियड निकालना है कि किस पावर पर वापस अपनी एक्चुअल शेप में आएगा। तो पहले हमने इसका निकाला स्क्वायर, जब हमने ए स्क्वायर निकाला तो अभी आप देख सकते हैं इसका जवाब ये आ रहा है और ये एक्चुअल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम ए क्यूब निकालते हैं, यानी ए स्क्वायर को ए से ही करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब ए स्क्वायर को ए से किया तो आप देखें रिटर्न में पूरा वही सवाल अब वापस आ गया है, यानी ए स्क्वायर जब ए से हुआ तो वो दोबारा ए ही बन गया। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है पीरियड 2 का, यानी जिस पावर को ए से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स बनेगा वो पावर ही उसका पीरियड कहलाएगी। अगर ये ए स्क्वायर पे नहीं होता तो हम ए क्यूब करते और ए क्यूब पर अगर सवाल वापस आता तो उसका ऑर्डर या उसका पीरियड क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी बड़ी पावर पे जाकर अपने आप को दोहराए और वो जो बड़ी पावर है वो उससे मल्टीप्लाई होकर उसको बनाएगी। तो जिस पावर पे वो बन रहा है वो उससे एक कम समझ लें उसका पीरियड होगा, यानी कि ये ए क्यूब है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि एक उसकी अपनी जो पावर है उसको उसमें से कम कर देंगे। तो ए क्यूब में ए स्क्वायर एक्चुअल यहाँ पर, तो उसका पीरियड क्या हो गया 2। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने न्यू बुक का आगाज़ कर दिया है मैथमेटिक्स की, और मैं आपको हिम्मत बना रहा हूँ आपकी कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने नए कॉन्सेप्ट हैं तमाम टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा और कोशिश यही करूँगा कि इसको जितना आसान करके पेश कर सकूँ आपके सामने करूँ और इस एफर्ट में, इस कॉज में आपकी हेल्प करूँ। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए और आप इन डेफिनेशंस को दोहराएं और जितने नए टर्म्स हैं इनको बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके समझ में आ जाएगी। और जब फ्रिक्वेंटली इसको आप रिपीट करेंगे तो जब जब ये आपको नज़र आएंगे तो आपको डेफिनेशंस क्लियर होती रहेंगी। ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं और इनकी डेफिनेशन अलग से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि भाई ये मैट्रिक्स प्रूव करें, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये प्रूव करने को भी एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत ही अहम लेक्चर आज हमने शुरुआत कर दी है न्यू बुक की, चैप्टर 2 है, यूनिट 2 इसका आगाज़ कर दिया और इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से यूनिट 2 के मज़ीद लेक्चर करता रहूँगा ताकि बुक आपके लिए आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।